अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 स्टार्ट हो गया गुस्से में। कल हमने क्या स्टार्ट किया था? एक्सचेंज। जर्नल एंट्री समझ आ गई थी? ये 2 सवाल 3 सवाल पहले करेंगे, फिर ये सवाल चौथा ये करेंगे, उसके बाद फिर अगला कुछ काम करेंगे। ठीक है, तैयार है सारे? ये सही बात है, आजकल आप लोग पहले पहले करके आ रहे हैं सवाल। हैं जी, चले ये 2 सवाल यहीं पे करा दो मुझे। कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 3000। शराब शुरू बस इधर देख लो, सवाल है ना सामने। अब कोई 12 का कुछ महीने गुजरे, 13 गुजरा, यानी कि 1 साल और 9 महीने गुजरे थे कि 1 अप्रैल 14 पे वो हफीज सेंटर का चक्कर लगाने गया कासिम। Where he saw a Samsung Galaxy, he said, "Oh, what a beautiful mobile it is. It has a fair value of," यानी किसकी फेयर वैल्यू? सैमसंग गैलेक्सी की फेयर वैल्यू कितनी है? He immediately decided to exchange the old sick mobile with the, उसने उसी में फैसला कर लिया कि मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मोबाइल वॉज 1200। तो फिर इसको मुझे बताओ, चलो खैर, रिजल्टेंटली ही पेड 48,800 फॉर न्यू मोबाइल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। पास करें जर्नल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑन 1 अप्रैल 2014। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया वारदात का कि जर्नल एंट्री पहले लिख लिया करो। पूरी एंट्री, पूरी सारी फिगर नहीं भी मिलेंगी तो जो मिलेंगी उसके नंबर तो है ना। ठीक है, अब सिंपल डिस्पोजल हो तो एंट्री क्या होती है? अक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, एक लाइन छोड़ के एसेट क्रेडिट। स्टेप वाइज लिखने की तो अब जरूरत नहीं है ना, याद हो गया ना? नहीं तो स्टेप वाइज बोल दिया करो। जैसे एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो एसेट क्रेडिट लिख दिया आपने, अक्यूमुलेशन को डेबिट करते हैं वो लिख लें, कैश डेबिट करें और एक लाइन खाली, टॉप पे भी कर सकते हैं खाली एक लाइन, कोई मसला नहीं। अब एक्सचेंज में क्या हुआ था, जाने वाला एसेट तो वैसे ही गया था, एसेट क्रेडिट, उसकी अक्यूमुलेशन डेबिट, लेकिन कैश डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। अगर आपने अपना अच्छा एसेट देकर कोई हल्का एसेट लिया है तो कैश मिलेगा, और अगर आपने अपना हल्का एसेट देकर अच्छा एसेट लिया है तो कैश रिजल्टेंटली पे करना पड़ता है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कैश रिकॉर्ड किया तीसरे स्टेप में उसी तरह से, लेकिन एक नया स्टेप आपने ऐड किया था। क्या? हाँ जी, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी ही तब होती है जब पुराने का जाना और नए का उसी ट्रांजैक्शन में आना रिकॉर्ड होगा। ओके, तो फिर एसेट अकाउंट डेबिट होगा आने वाले एसेट की कॉस्ट से, जिसको निकालने के लिए 3 सिनेरियोज हमने पढ़े थे। ठीक है, तो यही आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो वो पूछता है अक्सर आईके, जब भी एक्सचेंज पूछता है ये लाजमी ही पूछ रहा है। ठीक है, एक सवाल में आपको दिखाया भी था, फिर जब सवालों में जाएंगे तो आप देख भी लेंगे। ठीक है, फिर एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे और गेन लॉस को पीएनएल में फेंक देंगे। अब इसका मतलब एंट्री हम लिख सकते हैं, ऊपर छुपाऊं जरा एंट्री। एंट्री क्या है जरा बोलो? एक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, कैश डेबिट या क्रेडिट और गेन लॉस। ठीक है, तो चलो फिर मैं यूं कर लेता हूं जी, तरतीब में मैं तरतीब जरा स्टेप्स वाली रखता हूं। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम ओल्ड की कॉस्ट से। ठीक है जी, फिर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। अब जाहिर है अक्यूमुलेशन तो ओल्ड की होनी है ना, उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है ना कि ओल्ड, नए की, नया एसेट आया साथ डेप्रिसिएशन लाया है जी, एडा कालू मदारी है जी। अच्छा जी, ओके, तो एसेट अकाउंट से पुराना एसेट गया, लेकिन उसकी एक्यूमुलेशन को भी हमने किताबों से निकाल दिया। कैश, हमारी इस एग्जांपल में पढ़ा है कैश पेड आ रहा है, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन नया स्टेप कौन सा आया था? तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा न्यू की कॉस्ट से, न्यू एसेट की कॉस्ट से। मैं न्यू कॉस्ट लिख देता हूं, नई कॉस्ट का, ये नई कॉस्ट नहीं है, मतलब नए एसेट की कॉस्ट। ठीक है जी, और बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वी विल सी। अब ये एंट्री लिख लेने का फायदा ये है कि जो समझ में आएगा, नजर में आएगा, वो लिख देंगे, उसके नंबर मिल जाएंगे। पूरी जर्नल एंट्री कटिंग करके गेन लॉस निकलने पर ही नंबर नहीं मिलते। जिसने एसेट अकाउंट को सही क्रेडिट किया इस जर्नल एंट्री में, उसको उसका नंबर मिलेगा।
अगर ये 2 नंबर की जर्नल एंट्री है तो 0.5 मसलन उसका था, वो 0.5 मिलेगा, अकाउंटिंग है। ओके चलो अब शुरू हो जाओ। 3310 खरीदा था 3000 का, ये इसकी क्या है? कॉस्ट ऑफ ओल्ड आ गई, क्रेडिट कर दें, चलो एक फिगर मिल गई 3000, ठीक है। और अब जब ये इसकी कॉस्ट निकल गई है तो इसकी एक्यूमुलेशन भी निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, सवाल चुप हो तो स्ट्रेट लाइन यूज किया करते हैं, ठीक है। अच्छा खरीदा कब था? 1 अप्रैल 12 को, और बेच कब रहे हैं एक्सचेंज की शक्ल में? 1 जनवरी 14। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो भाई शॉर्टकट से काम चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बल्कि दौड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में ही मैं तो कहता हूं काम कर लिया करो, अलग से क्या वर्किंग करनी। तो आपके एसेट की कॉस्ट थी, इसको डेप्रिशिएट करना है। अब अगली बात ये हम यहां पे कर लेते हैं छोटी सी वर्किंग 1, अगर ये जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट है तो फिर ये वर्किंग 1, ठीक है। 1 अप्रैल। अच्छा अब देखो एक मसला है, ईयर एंड कहीं नहीं लिखा हुआ, असल में ईयर एंड की जरूरत नहीं थी ना, ईयर एंड की जरूरत नहीं थी, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मंथ भी गिन सकते हो आप। 9 महीने 12 वाले कैलेंडर ईयर में और 13 वाले कैलेंडर के पूरा साल, तो 1 साल और 9 महीने 1.75 ईयर्स बनते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही डायरेक्ट लिख दूं या 1 पॉइंट? जी बताइए आंसर। 5। अच्छा अब वैसे ही ना, अगर इतनी सी बात ही सामने हो तो मैं ये बता सकता हूं कि हमें अपने इस एसेट के बेचने पर गेन आ रहा है या लॉस। देखो ना 3000 और 525 को जरा नेट करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी। 3000 क्या है एसेट की कॉस्ट, 525 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट करें तो बुक वैल्यू कितनी आती है? 2475। 2475 वाली हमारी चीज की फेयर वैल्यू कितनी लगाई अगलों ने? लॉस आ रहा है, लेकिन हमने ऐसे नहीं निकालना होता लॉस, हम जनरल एंट्री पूरी करेंगे अपनी और गेन या लॉस निकल आएगा, ठीक है। हाँ भाई आखिरी रो में क्या बातें कर रहे हो आप हाइब्रिड में? भाई मेहरबानी करो यार, हाइब्रिड हैंड आउट चाहिए। भाई असगर को बुला ले जरा, आज पैगंबर ही होगा हमारे पास। अच्छा जी न्यू की कॉस्ट आनी है यहाँ पे, जल्दी से बुला ले उन्हें, कहीं इधर ही रहे, हाइब्रिड में बैठे जाके। अच्छा जी अब भाई हाइब्रिड बॉयज में चले जाएं और वो बच्चों का क्वेश्चन है तो पूछ के मुझे बता दें और माइक चेक करवा लें किसी से, ठीक है। अच्छा जी अब नए एसेट की कॉस्ट मिल जाए, कैश भी बता दें, कैश भी मिल, कैश कितना पे किया इस ट्रांजेक्शन में? 48,000, ये भी लिख लें, इसके भी नंबर लें, मुफ्त के नंबर बिखरे पड़े हैं लेते जाएं, ठीक है। अब नए एसेट की कॉस्ट, यही कल सिखाया था, यही जरा टेक्निकल बात थी। अब सवाल के अंदर ठहर जाओ, सवाल के अंदर फेयर वैल्यू गिवन है ओल्ड की, ये कितनी? ये 1200, ये क्या है जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, ठहर जाओ ना। और ये 5500 क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, रिवाइज किया करें ना कॉन्सेप्ट को। दोनों अगर गिवन हो तो फिर किसको लेते हैं? तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इग्नोर कर देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पे। बस अब ये अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, यही ब्रैकेट में आपने लिख दिया करना है, ठीक है जी। तो 1200 प्लस 48,800, यहाँ पे ऐसे लिख दें 1200 जमा 48,800, 50,000। ये क्या, उसके ऊपर तो 55,000 लिखा हुआ था, तो हमें तो 55 में ही ना मिला, हमने अपनी 1200 वाली चीज और 48,800 पे किया, तो फिर हमें नया कितने में पड़ा? 50,000 में। गेन है या लॉस है? फिर लॉस आ गया, कितना जी? तो P&L डेबिट साइड पर बैलेंस आ रहा है 1200, ये तो वही है, ये तो वही है 2400 समथिंग वाला एसेट आपका जो है वो अगलों ने 1200 में रखा था, ये वही है, ठीक है ना जी। ये क्या आ गया हमें? लॉस जी। को मसला ऐसे ही किया था, ये ट्रांजैक्शन में किसी को गलती हुई तो बता दें।
भाई ये टैक्स वाली क्लास में भी नहीं चल रहे माइक। चलो भाई उससे पूछ के आ जाओ मसला क्या है बच्चे को, जो मसला है अपना खुद हल कर सको तो कर दो, कोई सवाल है तो फिर मैं आ जाता हूँ, मैं खुद मैं मुंह से नया लेके आ जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी तुझे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41, एक नई कार ले रहे हैं और एक्सचेंज में बदले में 2 पुरानी कार दे रहे हैं, कोई मसला नहीं। पहले सबसे क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट डेबिट, फिर एसेट क्रेडिट और कैश क्रेडिट, ये जनरल एंट्री होनी, ठीक है। गेन आप बता दो, 48,800 जमा 3,000 कितना बनता है। क्रेडिट साइड हैवी हो गई तो बैलेंसिंग फिगर फिर डेबिट साइड पे पड़ रही है, तो पीएनएल में डेबिट क्या चीज होती है, लॉस या गेन। आप पता है क्या सोच रहे हो, 55 वाला एसेट हमें 50 में मिला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें पड़ा कितने में है वही कॉस्ट है, हमारे लिए 55 रेलेवेंट ही नहीं रहा। कॉस्ट का मतलब क्या है, हमें एसेट कितने में पड़ा, सैमसंग गैलेक्सी आपको कितने में पड़ा है, तो आपने उसी पर इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करनी, यही तो लड़ाई है कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन हो तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को साइड पे कर देते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। लॉस तो आपको गेन या लॉस तो देना है पुराने एसेट में जाके, नया एसेट आते साथ कोई गेन लॉस नहीं देता, ये ऐसे ही है जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता था, किताबों में आने से पहले ही वो चीज निकल गई। बात समझ आ रही है, लिस्ट प्राइस 55 लिखी हो, आपको तो 50 का मिला है ना, तो इसलिए आपकी इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो रही है, कॉस्ट पे, और वो कितनी है 50, 55 है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता। गॉट इट। लॉस या गेन किसने देना है, पुराने एसेट में जो आपकी किताबों में था, और बुक वैल्यू थी उसकी 2400 समथिंग आपने बोली, तो वो 2475 आई थिंक, 2475 वाली चीज की 1200 का कीमत लगी, ये है वो जो नुकसान आपको दे देगा, ठीक है, समझ आ गई। अब जी 41 आ गया जी, क्या भाई क्या बोल रही है वो, ऑन 1 अप्रैल 12 वी एक्सचेंज 2 पुरानी कारें विद आ नवी कार, द कॉस्ट ऑफ 1 पुरानी कार इज 4 लाख, तो फिर 2 की कितनी हुई। अच्छा अब 1000 में भी एंट्रीज कर सकते हैं, पता है ना जी, कितना 800 कॉस्ट है, हाँ कॉस्ट है, मैंने क्या कहा, पुराने की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्या कर दिया आपने, क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद इस इन कारों की एक्यूमुलेशन को भी क्या करना है, डेबिट, तो 800 कॉस्ट है, ठीक है जी, इनटू रेट ऑफ डेबिशन फिर 10% है, ओके। अब उसके बाद आप कर लें जी, गिनती शुरू कर दें 1 अप्रैल 12 से, हाँ जी यहां पर लिखा हुआ है 4 years बैक, 1 अप्रैल 8 को ये एसेट खरीदा, डायरेक्ट नजर आ रहा है कि 4 साल के बाद ये एक्सचेंज हो रहा है, तो पागलों की तरह शुरू ना हो जाएं गिनती करने, ये 2 बटा पहले अज्यूम करें ईयर एंड 31 दिसंबर है, फिर पहले साल 9/12, फिर दूसरे साल पूरा साल, तीसरे साल पूरा साल, चौथे साल 3/12, हद हो गई। लिख रहा है वो 4 years बैक, वॉज परचेज 4 years बैक, और डेट भी गिवन सामने नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखो 4 320, ठीक हो गया जी। और एसेट में, एसेट अकाउंट में नए की कॉस्ट ने आना है, अब देखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इज गिवन है पर कार, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है, अगर ये आ जाए तो फिर हमें कुछ और नजर नहीं आता। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज जा परे, और बैलेंस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ, तो अब फेयर वैल्यू ऑफ 1 ओल्ड कार इज 180, तो 2 ओल्ड कारों की, ये डायरेक्ट लिख दिया, कोई एतराज तो नहीं, प्लस क्या कर दो इसमें कैश पेड, कितना 8 लाख। अब देखो यहां पे महंगा भी पड़ा है, ये मैंने जान के सवाल 2 इस तरह से बनाए थे, ये था थोड़ा चेंज किया था सवालों के अंदर, यहां सिंपल कॉस्ट ही लिखी होती थी किताब, पिछली किताब के अंदर तक ना, यहां पर क्या लिखा था, सीधी कॉस्ट लिखी होती थी, लेकिन मैंने जरा वो फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट इसमें भी डाल दी। तो फिर एक सवाल में आपको दिखाया कि 55 वाला मोबाइल 50 में मिल गया, आपने कहा नहीं गेन हुआ है ना, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, वो पहले ही नहीं, वो पहले ही जो लगना था लग गया, आपको चुना वहां पर, ठीक है, या आपने लगा दिया अगले को चुना, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया या महंगी चीज मिल गई, वो अलग बात है, कॉस्ट ऐसे निकल गई, ठीक है। अब वहां पर 55 वाला 50 में मिला था, यहां पर भी तो 1100 वाली गाड़ी कितने में पड़ी है, 1200 में है कि नहीं,
तो हमारे लिए फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट रेलेवेंट ही नहीं रहती। एक मिनट, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट रेलेवेंट ही नहीं रहती अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड दे दी जाए। ओके, अब कैश कितना पे किया जी? अभी भी तो आपने बताया, गेन है कि लॉस है? कैश में भी लॉस है, कभी गेन भी आ जाता। खास कल आया था आई थिंक जी 120। ठीक है जी, सही है। चलो जी, ये तो होगी जर्नल एंट्री, जरा हमने पक्की की। भाई क्या मसला था बच्चे? एक मिनट, एक दो बच्चों का, अच्छा उसके बारे में सवाल है। चलो मैं आ रहा हूं। चलें जी, अब तीसरे सवाल में अगर कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तीसरा भी घर पे, बस जल्दी से लेजर्स ओपन करें, जल्दी से लेजर्स ओपन करें, जल्दी से लेजर्स ओपन करें। ये क्लास में भी नहीं चल रहा। भी अभी तक हैं 2-3, इनकी ना कोई 10-15-20 कॉपियां हो आपके पास, वो बस दोनों हाइब्रिड में भी घूम लो। यहाँ पे किसी के पास हैंड आउट नहीं तो बताएं, दोनों दोनों में से जिनके पास नहीं है उनको दे दे, इधर से देख लें और हाइब्रिड में भी ले जाए। हाँ जी, हो गया होगा काम पूरा। एक्सचेंज समझा दिया आपको, ठीक है। लेजर में बस प्रेजेंटेशन दिखानी है, और आपको मसला कहां आया होगा ये भी मुझे पता है। नहीं नहीं, क्या रेट ऑफ डेप्शन नहीं है? हो यूजफुल लाइफ गिवन होगी तो कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूं। बंदा भूल जाता, ठहरो देखूं तो सही में असल सवाल में क्या था। चुप कर जाओ। वो मैंने आपको बताया ना कि मैंने इन तीनों सवालों के अंदर, नहीं वो अलग बात है। मैंने इन तीनों सवालों में ना ये एडजस्टमेंट्स को जरा इस तरह से चेंज किया है। वो सीधी सीधी कॉस्ट गिवन होती थी, तो हो सकता है मैंने वो एडजस्टमेंट डिलीट करके दोबारा जब लिखी तो साथ ही कहीं रेट भी गायब हो गया हो। अभी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौन सा सवाल नंबर है? ओ एरोप्लेन ना बनो भाई, चुप हो जाए ना, आपस में ना बोला करें, बाजियां भी चुप हो जाए। तू कौन सा? ये रहा, ऊपर है, इधर ऊपर है। अच्छा जी, ये देखें, वो देखे ना, देखा ना, इस एडजस्टमेंट को मैंने बदला था ना, सीधी कॉस्ट गिवन थी है ना, तो मैंने एडजस्टमेंट तो बदल दी लेकिन रेट भी साथ चला गया। भाई रेट है 10%। ओके डन, दिखा दिया आपको। वो यार बुक में भी डलवाने के लिए दे दिया था, उनको भी बता दूं। रेट इज 10%। चुप भी हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, ठीक है जी। कुछ दोस्त जो है ना वो स्ट्रेट लाइन वाला, वो रिड्यूसिंग बैलेंस वाला फॉर्मूला भी स्ट्रेट लाइन पे लगा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। वो जो कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट, पता नहीं, कल भी एक बच्चे ने मुझे पकड़ लिया, आज भी। खुदा दा खौफ करो, कुछ होश दे नेल्स लो। हाँ जी, बस यही मसला था। शुक्र है कोई मसला था, वरना ये सवाल भी आप कर आते तो बोर हो रहे होते। अब फटाफट मेरे साथ मिलके करेंगे तो सही, ठीक है जी। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट है, और चूंकि डिस्पोजल भी है थ्रू एक्सचेंज है, तो क्या हुआ, तो एसेट का अकाउंट बना लेते हैं जी। फटे फटे बनाए, एसेट को नाम नहीं है, और अक्यूमुलेशन का अकाउंट चूंकि अलग बना हुआ है तो ये एट कॉस्ट है। मार्कर कोई जिंदा व जावेद मार्कर हो ना। रुपीज इन थाउजेंड्स ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, देखो देखो ये लिखा हुआ है, यकम जनवरी 2000।
15 ब्रॉड डाउन 1000 में 200 ऊपर मैंने लिखा हुआ है। हाँ ये होता है, लेकिन पर्चे में नहीं आप लोगों ने ऐसे कर है, एग्जामिनर को दिखाना है आपने जी। उसके बाद एक ही एडिशन है, एक ही डिस्पोजल है, छोटा सा ही लेजर बनेगा। ये लेजर लूजर को नहीं बनते, हम नोट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, लेकिन बुनियाद तो यही है, यहीं से ही चीजें बन रही होती हैं बेटा। वर्किंग में बनाते हैं, मतलब कहने का ये कि लेजर्स वो रिक्वायर नहीं करता, प्रिपेयर लेजर ये नहीं कहता, वो प्रिपेयर कराएगा नोट, प्रिपेयर कराएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उसकी बैक पर यही तो है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बुनियाद तो वही है, बस इसको आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट कर लेंगे चीजों को, लेकिन वर्किंग्स में हमेशा हम लेजर ही बनाएंगे। कोई टॉपिक ऐसा नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपको मिलेगा जिसमें लेजर के बगैर आपकी जो है वो जान छूटेगी। लेजर हर जगह हम बनाएंगे, ठीक है, बट वो वर्किंग्स में हुआ करेंगे। एज अ रिक्वायरमेंट ये लेजर अब नहीं आया करता, ठीक है। पता नहीं ये क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे दिल कर रहा था। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, यकम जनवरी 15 में ब्रॉड डाउन टू सी, देखो ऊपर ₹1000 लिखा हुआ है ना। ओके ये है मेरे बच्चे, अब ट्रेन होते जा रहे हैं, ये वजह अब समझ लग गई है। डिस्पोजल एक ही है, मैंने अकाउंट लिखने के भी जो है वो टाइम बचा लिया। वर्किंग है मेरी, मतलब इस की या जरूरत नहीं है अकाउंट लिखने की, एसेट जो लिखा है ना अकाउंट ही है। ये पैटी इशू से निकल आया, अब ए कैपिटल लिखें, ए स्मॉल, सर फुल स्टॉप डालें या कॉमा डालें, बड़े हो जाएं, कुछ नहीं होता इन बातों से, ठीक है। अकाउंटिंग सही करना बस। ओके नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 15 पे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 10, बस एडिशन था, खत्म हो गया, डिस्पोजल आ गया। यही एडजस्टमेंट अलग अलग पड़ी हुई थी, सवाल के अंदर आ गई। तो ऐसे ही सेम एडजस्टमेंट कल पास पेपर के 17 नंबर के सवालों में सवाल में आपको दिखाई थी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, वैसे ही एक और बात की वजह से कि आपके ख्याल में कितनी को वेटेज होगी इसकी, आप इजी लेते हैं ना चीजों को, छोटी चीज बड़ी चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है, इन्हीं चीजों से मिलकर सवाल बनता है, ठीक है। अब मैं खोलूंगा जरा पिछले सेशन वाला मामला, ये खुल सिम सिम, यही था ना, यही सवाल था, कहां गया, नहीं यही था, यहीं पे था, ये देखो। अब ये 17 नंबर का सवाल था, ठीक है जी। इस सवाल के अंदर आपको टोटल 3 एडजस्टमेंट्स दी हुई, मतलब पहले टेबल के अंदर रीवैल्यूएशन है जो इंशाल्लाह हम कल शुरू कर रहे हैं। अब वो रीवैल्यूएशन भी ऐसे ही जर्नल एंट्रीज से सीखेंगे, लेजर्स पहले 1-2 दिन बना लेंगे फिर छोड़ देंगे, जर्नल एंट्रीज उसी से ही वर्किंग से, फिर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स और नोट्स बनाते हैं, ये उसकी एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट यही आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट। तीसरी एडजस्टमेंट में उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मिक्स करवाया है, ठीक है, या पता नहीं क्या है, बहरहाल आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं। तो अब 17 नंबर का सवाल है, तो उसके अंदर अगर ये 5 नंबर की एडजस्टमेंट है, ये 4 नंबर की है, तो 3-4 की ये भी है, ऐसे ही होता है। अब ये सवाल खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या है आगे नोट बना लें, ठीक है। तो भाई प्लीज हर चीज बड़ी अहम है, ऐसी ही एडजस्टमेंट वहां पे लिखी हुई। ऑन 30 सितंबर 15 हमारे साल में एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 30,000 ऑन दैट डेट वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू एसेट। ऐसी तरह दिल कर रहा है जुमला पढ़ने का, ऐसे यहाँ से ऑन यकम जुलाई 22 अ न्यू इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 50 टू सप्लायर इन एडिशन टू ओल्ड, इन एडिशन एन ओल्ड वाज गिवन इन एक्सचेंज, वही वाली एडजस्टमेंट, वही फेयर वैल्यूज, ठीक है। तो प्लीज हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करवाया जाए सब। और फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर बड़ा सवाल बनता है। ये 15 से 20 नंबर का सवाल इसमें से अपना आता है, ये 16 में से, और हर जगह पे ये आलू मौजूद भी होता है, गोश्त में, मटर में, सब्जी में, ये आलू है, ये 16 क्या है, हर जगह फिट हो जाता है, ठीक है। 30/9/15 पर एन एसेट हैविंग, यानी किसी जगह पे आपको IAS 16 का अपना सवाल मिलेगा। IAS 23 इसी के साथ मिक्स होके भी आता है, इसके बगैर नहीं चलता। IAS 36 इसी की इंपेयरमेंट की बात हो रही है। IAS 20 है तो गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन एसेट रिलेटेड ग्रांट्स भी होती हैं। उसके बाद फिर IAS 38 इंटेंजिबल इस जैसा ही है। उसके बाद IAS 41 में चलो गाय भैंसे होंगी, लेकिन जिस बिल्डिंग में रखोगे या जिस जगह पे उनके प्लांट वगैरह लगाओगे, उनको संभालने के लिए मशीन वगैरह लगाते हैं ना, वो भी पीपी, वो भी नहीं जान उसकी भी नहीं, कोई बिजनेस है पीपी के बगैर कहाँ चलता है। फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट चेन इक्विटी आएगा,
IS 8 आएगा, रीवैल्यूएशन उसमें भी घुसा होगा, फिर कैश फ्लो का सवाल उसमें ये मौजूद, फाइनल अकाउंट का सवाल उसमें ये मौजूद, एनपीओ का सवाल, हर जगह आपको ये मिलेगा IS 16। तो अगर गिनती करने बैठे ना इसके नंबरों की, इसके अपने सवाल के अलावा बाकी एडजस्टमेंट मिला मिलूकर ये कोई मेरे ख्याल में 30-35 नंबर इसी स्टैंडर्ड में से आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना, हर जगह पे ये घुसा होता है। ओके, आलू, तो एन आलू हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 30,000 ऑन दैट डेट was exchanged for a new aloo. The balance of purchase price was paid through a check of 60,000. The list price of new aloo was 1 lakh. The old machine had been acquired cost of इतने, rate is 10%। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या मिला जी, कितने, ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, अगर ओल्ड मिल जाए तो वो गोल्ड, फिर न्यू को छोड़ देते हैं। और लिस्ट प्राइस फेयर वैल्यू को ही कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो लिखा होता है, अगर कुछ और ना कहे तो ये क्या है जी, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। अगर दोनों आ जाएं तो वो ओल्ड इज गोल्ड। ओके, ओल्ड मशीन की कॉस्ट भी गिवन है, डेट ऑफ परचेज भी गिवन है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री नहीं करने दूंगा क्योंकि जर्नल एंट्री मांगी, होमवर्क में करेंगे आप। असल में ये चाह रहा हूं ना कि मैंने आपको, देखो ना, 3 सवाल वो सिनेरियोज में कराए, जर्नल एंट्री हो गई, फिर 2 सवाल अभी आप कराए, जर्नल एंट्री हो गई। अब मसलन सवाल के अंदर वो जर्नल एंट्री नहीं मांगता तो मोहताजी ना बन जाए उसकी। ठीक है, जैसे पहले हम डायरेक्ट कर रहे थे डिस्पोजल को, डिस्पोजल के अकाउंट से एक्सचेंज अभी तक डायरेक्ट नहीं ना किया, तो मैं कह रहा हूं वही करें। तो ये आप बेशक कर लीजिएगा, एंट्री का क्या है। ओके, आ जाए। अब स्टेप 1, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्या कर दें, क्रेडिट। किस दिन, 30/9/15। तो 30/9/15 पर डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दें 50। ये क्या है, इस मरहूम की कॉस्ट। यहां से क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में आपने क्या कर दिया, 30/9/15। अब ये देखो, ओल्ड की कॉस्ट यहां पर आ गई। ठीक हो गया। स्टेप 2, ये जज 50 कैसे किया है, द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50। तो ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है, तो एसेट अकाउंट में से क्या निकालें फिर, तो कॉस्ट कितनी है, तो फिर एसेट अकाउंट में से क्या निकालें, नहीं कॉस्ट निकालने 50,000 निकाल दिए। ठीक है जी। अच्छा, स्टेप 2, जाने वाले और जाने वाले, तेरी एक्यूमुलेशन कितनी है, तो हमने कहा जी निकालने खुद ही। हमने कहा अच्छा, वर्किंग 1, एक्यूमुलेटेड एक्शन ऑफ डिस्पोजल। ओ भाई हाइब्रिड वाले, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसमें मैंने कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेस टू पावर प्लस n करके बुक वैल्यू निकाल के कॉस्ट से डिफरेंशिएट करके नहीं निकालनी है एक्यूमुलेशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, वेव्स हैं किल करने के लिए, मौजे हैं मारने के लिए। कॉस्ट निकालें 1 साल की, मल्टीप्लाई करें उसको, तो एक्ट डेप ऑफ डिस्पोजल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो आसान है, सीधा काम है, उल्टा ना कर दिया करें, उल्टी कर देते हैं तो आप लोग। तो एक्यूमुलेटेड एक्शन निकलेगी डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इंटू 2 पॉइंट, सबर करो, 1.1 करो, मैं भी घर से खेलने आऊं, एंट्री दी है, मेरी भी बैटिंग करो। यकम लिस्ट प्राइस, अच्छा देखो 30/9 पर इसको एक्सचेंज किया है, बैलेंस पे किया है चेक के थ्रू, लिस्ट प्राइस देगी इतनी है। ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 ऑन यकम जुलाई 13। कब खरीदा था इसको, यकम जुलाई 13। ईयर एंड क्या चल रहा है हमारा, 31 दिसंबर। तो पहला ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 13। कितने मंथ्स, 6 बाय, फिर जी 31 दिसंबर, एक मिनट मैं भूल गया कौन सा साल था, 31 दिसंबर 13, फिर 31 दिसंबर नहीं आ पाया। हाँ जी 2.25 ईयर्स लाइफ आ गई, तो ये 2.25 लिखा। और अभी तक कहीं पे कोई पॉइंट आया नहीं ना आया, तो फिर जान चढ़ा लो मेरी बात, फिर तुम पढ़ लेना। 11 कोई मसला है तो तकलीफ है, यस। अच्छा जी, अब 11 को एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से डेबिट कर दें, डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट कर दें। 30/9/15 बेटा, ये बेचा है, ये बेचने के दिन की डेट्स आनी है सारी। ठीक है, एक ते डेप,
हाँ एसेट डिस्पोजल, एसेट अकाउंट फेंक दूं? अच्छा वैसे कल ये करेंगे, अभी बता दूं एडवांस, जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो चल छोड़े छोड़े, हाँ छोड़े छोड़े, ऐसे ही कल करेंगे तो मैं याद कराऊंगा कल। अच्छा ले जी, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका तो है लेकिन कैश आने की बजाय उल्टा कैश का जाना हो गया, ठीक है, कैश तो जाना हो गया, जाने, अच्छा कितना कैश गया? 60,000 का कैश पे हुआ क्योंकि आने वाला एसेट शायद अच्छा है और जाने वाला एसेट जो है वो हल्का था, ठीक है, तो 60,000 कैश पे हुआ, दिमागों में कैश क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री तो आसान थी, आज पता लगा जर्नल एंट्री आसान थी, डिस्पोजल अकाउंट मुश्किल था। मैंने मुश्किल काम, मैं वैसे पहले मुश्किल काम कराता हूँ, ठीक है ना, बाद में आसान काम कराता हूँ। जर्नल एंट्री तो आसान थी। अब देखो यहां पर दूसरा इंपैक्ट सोचना पड़ता है, कैश डेबिट या क्रेडिट? कैश क्रेडिट, तो दिमाग के अंदर कैश किया आपने क्रेडिट, यानी वो जो लेजर के अंदर क्रेडिट हुआ तो डिस्पोजल के अकाउंट में, लो जी कैश पहली बार आपने लेजर में डेबिट साइड पे देखा है डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन में, कितना? और ठीक अच्छा जी नेक्स्ट। अब पहले तो स्टेप 3 में कैश लिखते थे और स्टेप 4 में गेन लॉस आ जाता था, लेकिन वो सिंपल डिस्पोजल होता था, यानी डिस्पोजल थ्रू सेल, या कोई चोरी चोरी होगी आग लगेगी तब भी वही सिंपल। ये तो एक्सचेंज है, इसमें एसेट पुराना जा भी रहा है और एट द सेम टाइम नया एसेट आ भी रहा है, तो फिर आने वाले एसेट और आने वाले एसेट तुम्हें हमने रिकॉर्ड करना है तुम्हारी कॉस्ट पे। उसने कहा अच्छा मेरी कॉस्ट तो फिर तुम्हें निकालनी पड़ेगी क्योंकि फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है। अब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड क्योंकि गिवन है तो न्यू को इग्नोर किया, 30,000 जमा 60,000 कितना बढ़िया? 90 बनता है। 80 किसने बोला? अच्छा सुने भाईजान, मेहरबान, कदरदान, हजरत साहब, लिस्ट उसके ऊपर तो लिखा हुआ था 100 लेकिन हमें 90 में मिल गया, तो इसको ट्रेड डिस्काउंट की तरफ से ट्रीट करते हैं। कभी कभी हमें भी चूना लग जाता है लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है, लेकिन दोनों तरह से हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इररेलेवेंट जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आ गई, ठीक है, क्योंकि IAS 16 ने कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कॉस्ट क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, यानी या तो कैश गिवन या फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन, फेयर वैल्यू हमने एसेट भी दिया है कैश भी दिया है, तो दोनों चीजें आ गई, एक कैश जो दिया, दूसरा जो एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू, गॉट इट। तो फिर कैश, ये कॉस्ट ऑफ न्यू ये निकालनी है। इसको एसेट अकाउंट में क्या करना होता है? डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना होता है? अब यहां पर और इसका क्रेडिट यहां पर पढ़ना है, इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। इस जर्नल एंट्री में इसको लिखा था, गेन लॉस निकाला था फिर, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती इसके बगैर, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा 30/9/2015। इधर देखो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है प्लस कैश पेड, आंसर इज, अब जी ये 90 मैंने डेबिट किया एसेट अकाउंट में और ये 90 मेरा क्रेडिट हो गया। अब यहां पर तो मैंने लिख दिया एसेट और यहां पर लिख दिया न्यू, यानी न्यू की कॉस्ट, डेट भी लिख दी। अब यहां क्या लिखो? अब इस डिस्पोजल से कभी परेशान ना हो जाना, ओए डिस्पोजल लिख रहे हैं और एसेट आ रहा है। असल में एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है तो एसेट तो आया ही है, एसेट तो आया ही है, एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन इसके बदले में कैश नहीं पे हुआ, बल्कि डिस्पोजल अकाउंट में जाकर देखें 90 का एसेट है तो कैश सिर्फ 60 पे हुआ है। ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दो एसेट्स को, मतलब दो को मिलाकर एक का जाना दूसरे का आना, इस तरह से इसको एडिशन भी लिख सकते हैं आप, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप डिस्पोजल ही लिखें, ये ना हो कि आपसे डबल एंट्री गलत हो जाए। बस इस डिस्पोजल से परेशान ही होना। ये डिस्पोजल दरअसल क्या है? डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है ना, तो ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में ये एसेट निकला है, एसेट अकाउंट में ये एसेट आया है। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट की डेबिट साइड पे डिस्पोजल लिखे होने से परेशान नहीं होना। ये उस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में जिसमें पुराना एसेट डिस्पोज हुआ है उसी में बदले में नया एसेट आया भी है। अगर बहुते तंग हो रहे हो तो इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख लो अपने पास एडिशन, अपने लिए समझने के लिए, मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एक चीज इसके अंदर थी सीखने वाली, कोई मसला कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, गेन लॉस, लॉस
फिर लॉस। हाँ जी, कितना है, कितना ये कितना बनया 110 और ये कितना बनया, ठीक है। अच्छा जी, अब 101 तो भी 30 9 15 PNL। क्या बेटा क्या की जा रहे हैं, ये लोग एरोप्लेन्स बन गए हैं। 8.75 कैसे निकल सकता है मेरा, कहाँ है 0.5। सर के पास तो 11 है, तो सर को जवाब जो देंगे वो 9 ही देंगे। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको, और सबक भी है ये। सबक क्या है, पर्चे के ऊपर अगर आपने ये लिखा है ना, तो कैलकुलेटर वाला आंसर ना लिखाना पर्चे में, फिर इसी का ही आंसर लिखना है। खैर अभी तो मैंने ये लिख दिया ना यार, 8.7 सही वही है, लेकिन अब राउंड हो चुका जी। हाँ जी, डिस्पोजल इज ओवर एंड आउट। अब क्या रह गया, बस एसिड का अकाउंट भी क्लोज हो गया। क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, एंड पे ही कर लेंगे यार। ये अभी क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी इस साल की डेप्शन कैलकुलेट करना बाकी, ठीक है। तो फिर वर्किंग नंबर 2, जगह नहीं बदलता मैं, ये अकोमोडेशन निकालने की जगह है, ये डेप्शन एक्सपेंस निकालने की जगह है, ठीक है, ताकि दिमाग में ये नक्शा बन जाए। फिर कभी जाकर बड़े सवालों में तो पीपी का नोट जैसे आएगा, तो उसमें आपने डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी होगी, तो ये दिमाग में आपके नक्शा होगा, तो बस वही छोटी सी वर्किंग कर लेंगे। नहीं लिखेंगे एडी अंग्रेजियां, ऑन ओपनिंग इंक्लूडिंग डिस्पोजल, ब्रैकेट में बस लिखें, वर्किंग करें। पर तब तक लिखते रहें जब तक मैं लिखवाता रहूं, याद करवा रहा होता हूं ना। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की फिगर निकालनी है यहाँ पे हमने, और हम निकाल रहे हैं डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, अब लाल से काला हो चुका है ये, किसी दिन मिट भी जाएगा। मतलब सिर्फ ऑन ओपनिंग लिखें और पता होना चाहिए डिस्पोजल है तो माइनस करना है, ठीक है। अब मेथड कौन सा है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ओपनिंग बुक वैल्यू लेंगे, कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स। अब जो बाकी बच गए उन पर रेट लगा दें, और लाइफ क्यों तो राइट लाइफ से डिवाइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, चलो ये पूरा कर ही दें। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है, 200, इसको तो कुछ नहीं ना करना, फिर माइनस कर दें, तो 200 माइनस 50 इंटू 10%, आंसर इज 15, ठीक है जी। उसके बाद ऑन एडिशन, तो एडिशन में पहला एडिशन जो है वो, पहला मतलब एक ही तो है, बस एक ही तो है, हाँ, 10 इंटू 10% इंटू 10/12 जी, 8, 0.8। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को 0.8 बोलते हुए इधर मेरे बोर्ड पे, कहा तो है राउंड अप कर दो। हाँ जी 1, तो बोलो। अच्छा अब बस ऑन डिस्पोजल है जी, तो ऑन, अच्छा एडिशन ही है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में 30/9/15 पर 9 महीने डेप्रीशिएट होके पुराना एसेट गया, तो उसी दिन सेम डेट पर नया एसेट आया। तो पुराने की डेप्शन को 30/9 पर रोक देना है और नए की डेप्शन को 30/9 से शुरू करना है। 30/9 या यकम 10 कह दें, एक ही बात है। इसका मतलब वो 90 इसीलिए एडिशन वाली साइड पे लिखा हुआ, डेबिट साइड पे लिखा हुआ, उसको भूल नहीं जाना। तो ये एक नई चीज आई लेजर के हिसाब से, ये नई चीज आ गई लेजर्स के हिसाब से, और डेप्शन के अंदर ये नई चीज आ गई एडिशन। ये एडिशन ही है, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, पुराना एसेट गया नया आया, इंटू इंटू 2.25 आप रख लें, 54 आप रख लें, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल ऑन एक ही है, 50 इंटू 9/3.4 3.75 4। अब इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, पुराना एसेट 9 महीने डेप्सिट होकर निकल गया, इसकी डेप्शन यहाँ पे रुक गई, नया आ गया तो उसकी आगे से डेप्शन शुरू हो गई, पूरा साल ही डेप्रिसिएशन आ गई इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ठीक है जी। टोटल
20 depreciation expense, debit accumulated depreciation, credit working 2 से 22 जी। क्लोजिंग बैलेंस बता दें 31 दिसंबर 15 पर 250 और accumulated depreciation में 91। एक्सट्रैक्ट्स बनाने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं कर रहा, सिंपल मैं ज़बानी बता देता हूँ। पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन आएगी 22 की और लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा 9 का, दोनों ही एक्सपेंस लॉस, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर 250 माइनस 91 कितना बनता है भाई? बैलेंस शीट में एसेट्स की बुक वैल्यू नजर आती है ना, ठीक है। तो 250 माइनस 91 159 की बुक वैल्यू बैलेंस शीट के फेस पे पीपी के सामने नजर आएगी। बन गए एक्सट्रैक्ट, ठीक है। भाई देखना पड़ेगा, यानी भाई ये कहना चाह रहे हैं, भाई का सवाल ये है, अगर आपने एक गाड़ी ली है नई और बदले में आपने एक पुरानी गाड़ी दी है और साथ में एक आपने कंप्यूटर लैपटॉप भी अपना दे दिया है, ट्रांजैक्शन एंट्री करोगे खुद ही बनती जाएगी। एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, दो डिफरेंट अकाउंट्स क्रेडिट होंगे लेकिन डेबिट एक ही होगा, तो नेट में एंट्री बराबर हो जाएगी, टेंशन मत करो। डिस्पोजल का अकाउंट एक ही बनेगा उसी एक्सचेंज में, ठीक है, वो दोनों ही उसी के अंदर आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी मैंने नहीं देखा अभी तक ट्रांजैक्शन हो जाए तो मसला कोई नहीं, ऐसे ही कर लेना जैसे बोला। हाँ जी, आ जाए जी अब अपने असली सवाल पे। ये सवाल हुआ, इसमें तो रेट गिवन था। हाँ, क्या हुआ फिर? अच्छा सुनो, एक छोटी सी एग्जांपल है, जरा सुनो, छोड़ो सवाल बाद में कर लेंगे, एग्जांपल है। जी एग्जांपल में मैंने आपको लिख कर दिया जी, कॉस्ट है एसिड की लेट से 180 रुपये, और बातें करी जाओ, आप भी बातें करी जाओ आपस में आप लोग, एक्यूमुलेटेड एडिशन है जी। हाँ और करी जाओ बातें, मैं क्या बातें करी जाओ, करी जा रहे फिर और करी जा रहे। यार ये भाई उठा ले यार, उधर हो जाओ यार, ये बैग उठा ले यार प्लीज यार। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मसलन 125 रुपए की, ठीक है जी। हमने ये एसेट बेच दिया, जिस ये मैंने डेट ऑफ सेल जिस दिन बेचा उस दिन तक की कन्वर्शन निकाल कर दे दिया आपको, ठीक है। ये हमने एसेट बेचा तो हमें कैश मिल गया 75 रुपए का, ठीक है जी। लेकिन मसला ये है कि ये हम जो एसेट बेचने गए ठोकर पे ले जाकर बेचा हमने, ठोकर न्याज बेग ले जाने के लिए हमें कुछ रिक्शे वाले को खर्चा देना पड़ गया, डिस्पोज करने के लिए एसेट को कुछ डिस्पोजल कॉस्ट भी आ गई हमें, और वो आ गई लेट से 5 रुपए। अब मेरा सवाल आपकी, अगर डिस्पोजल की आपने कोई भी एसेट बेचा है तो उस एसेट को बेचते हुए अगर आपके सवाल में, आपकी ट्रांजैक्शन में कोई डिस्पोजल कॉस्ट भी आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखें मिसाल मैं आपको समझाता हूँ, जो मुझे नहीं पसंद वो वाला तरीका पहले देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्पोजल की एंट्री करेंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट किया 180 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया 125 से, एसेट बिका है तो कैश आया है, ठीक है, कैश आया है तो कैश डेबिट हो गया, कितने से? 75 से। अब गेन कितना आ गया? गेन है, मैंने गेन बनाया सवाल में, गेन कितना आ गया बोले? बड़ी सादा सी बात है यार, ये 55 रुपए का एसेट था ना, तो 20 रुपए का क्या आ गया? गेन, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको बताया गया कि जी ये इधर बिका नहीं था, अच्छी कीमत लग नहीं रही थी, तो हमने इसको बेचने के लिए कहाँ बेच दिया था? ठोकर न्याज बेग। तो जाते हुए हमने बस बेचनी थी तो सियालकोट भेज दी बेचने के लिए, यहाँ पे सही बिक नहीं रही थी, तो जाते हुए
स्टॉल लगा, फ्यूल लगा, ठीक है। हमने बकरा बेचना था तो लाहौर की मंडी में भेज दिया, ठीक है, लेकिन बकरों के लिए ज़रा डिफरेंट रूल है, वो ना पढ़ो। असल में वो पहले मैं कह देता, लेकिन IS-41 तब CR में होता था ना, मतलब FAR 2 में होता था, तो वो यहाँ काम चला लिया और वहाँ पे फिर बता दिया। लेकिन अब तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि IS-41 तो अब आ गया। यार मेरा फेवरेट स्टैंडर्ड है, इतना ज़बरदस्त। आपको पास होने के लिए आए क्या आपने ना, तकरीबन सारे ही दिए हैं टॉपिक्स इधर, ठीक है ना। वो सिंगल एंट्री का ज़रा मुझे ख्याल आ गया था, लेकिन फिर साथ ही मुझे ख्याल आया नहीं वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। अच्छा जी सुने, साथ ही किसी ने कहा ऐसे कोनी मार के, ओ भाई बेटा तू 20 रुपये का गेन बुक किया है, ये जो 5 रुपये किराया पड़ा है ये भी तो ही डिस्पोजल की वजह से पड़ा है। हमने कहा ओहो अच्छा चलो फिर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस P&L के अंदर डेबिट हुआ करता है ना, एक्सपेंस डिस्पोजल कॉस्ट, डिस्पोजल का एक्सपेंस, एक्सपेंस P&L में क्या हो गया, डेबिट, और कैश क्रेडिट, कितने से, 5 से। अब जब मैं P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं अगर तो मुझे क्या नजर आ रहा होगा, एक गेन ऑन डिस्पोजल 20 रुपए का, और दूसरा ही डिस्पोजल कॉस्ट नामी एक्सपेंस, डिस्पोजल कॉस्ट नामी एक्सपेंस कितना। तो ये बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें डबल डबल काम है। ज्यादा मुनासिब मेरा पसंदीदा तरीका क्या है, आप बताएं क्या होगा। सुस्ती ही होगी, जाहिर है जो काम सुस्ती से हो सके। जी हाँ, देखो कितनी कॉमन सेंस की बात थी कि आपको पता लग गई कि आप क्या कहें। आप यूं समझे 75 नहीं, आपको मिले ही कितने हैं, 70। तो डिस्पोजल कॉस्ट को क्या कर लें, सेल प्रोसीड में से नेट कर दें, गेन या लॉस खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री वैसे ही रही, एंट्री वैसे ही रहेगी। अब देखना फर्क कहां पे आने लगा है, फर्क आने लगा है कैश में, ठीक है जी। कैश के बारे में हमने क्या रूल बना लिया कि हम क्या कर लेंगे, कैश 75 को पकड़ेंगे, उसमें से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि नेट सेल प्रोसीड्स ले लें जर्नल एंट्री में या लेजर में, जहां भी लेनी है आपने। कितना बच गया, 70। ये गेन कितना हो गया। अब P&L के अंदर आपको अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो P&L के अंदर आपको क्या नजर आएगा, गेन नजर आएगा, और वो गेन कितना नजर आएगा, तो भाई रिजल्टेंट तो नेट में वही आया है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं, आपको अलाउड है, लेकिन आप करेंगे क्या, पहले वाला ऑप्शन ये रेकमेंडेड है, इसको रहने दें, सेकंड को, ठीक है। तो ये आपको इसलिए मैंने ये एग्जांपल करवाई कि इस सवाल के अंदर अगर जाऊं ना, तो सवाल के अंदर जरा सिनेरियो डिफरेंट है। सवाल में एक्चुअल में गेन बन रहा था, लेकिन जब डिस्पोजल कॉस्ट से नेट करते हैं तो शायद लॉस बन जाता है। तो इस वजह से वहां पर यह समझाना जरा मुश्किल होता। अभी कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब रूल क्या बन गया हमारा जो भी लिखवाऊंगा, पहले सुन लें कि अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो हम उसको सेल प्रोसीड में से लेस कर दिया करेंगे और नेट सेल प्रोसीड को जर्नल एंट्री में यूज कर लेंगे। अब हमारी बला से गेन था तो लॉस बन गया, या लॉस था तो गेन बन गया, या गेन था तो कम हो गया, या लॉस था तो बढ़ गया, तो हमारी बला से जाए सारी डिस्कशन बाढ़ में। लेकिन यहां पे समझ आने के बाद बंदा ये कर सकता है ना। तो असल में वो सवाल में गालिबन कुछ ऐसा था कि पहले गेन बन रहा था, डिस्पोजल कॉस्ट से नेट वाला ट्रीटमेंट कराऊं तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता, तो यहाँ पर समझाना फिर मुश्किल था सवाल के अंदर, इसलिए अलग से एग्जाम्पल आपको बनवाई, ठीक है। तो अपने इस सवाल के अंदर एक मिनट मैं सारा कुछ जरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने सवाल के अंदर डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पे एक स्टार लगा लें, और स्टार लगाकर ये जुमला लिखने की जरा जहमत कर लें। जब मैंने कहा था कि नोट्स किसके पास नहीं है तो हाथ खड़ा किया था, इधर पढ़े हैं, ले आए मेरे भाई, 1 2 3 4 5, 5वीं रो में ले आए। और अगर इधर नहीं है तो उसको कहें असगर को कि यहीं बैठ जाए जरा, आज माइक भी नहीं है, किसी बच्चे को सवाल तो नहीं है भाई, हाइब्रिड में मैं आ जाऊंगा दोबारा। उसी कहने उन्हें माइक रहने नहीं दइए, आप मुंह ना स्नेहा लेके आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, माइक सही होने तक क्या है ये सहूलत, बोलो को सवाल है तो मैं आ जाता हूँ, मेरे लो जवाब जे जी भाई, हैंड आउट भिजवा दे, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है तो लिख लो, रजिस्टर पे लिखो ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 9, ये पास पेपर का सवाल है ना, तो अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन 9 की हेडिंग तो दे लिया आपने, उसी पर ही रजिस्टर पे ही ये रूल लिखो जी सारे।
अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट गिवन होगी, जहां मर्जी लिखो भाई, अपने हाथ पे लिख लो, घर जब तक मिट जाए मुझे फिर भी कोई मसला नहीं। सज्जे खब्बे सफेद होते थले रजिस्टर पे कहीं पे भी लिख लो, बस एक ये टेबल पे बेंच पे ना लिखना कि ये यहीं यहीं रह जाएगा, और एक हाथ पे ना लिखना वो घर जब तक मिट जाएगा। अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस कर देते हैं, कर देंगे, देते हैं नहीं, जरूरी नहीं, ऑप्शन है। हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके, हैंडआउट जिसके पास नहीं हाथ खड़ा कर रखे, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके नेट सेल प्रोसीड्स को, नेट ऑफ व्हाट, डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक है ना, नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री स्लैश डिस्पोजल अकाउंट, जहां पे जो भी आप कर रहे हैं जर्नल एंट्री या डिस्पोजल अकाउंट में इस्तेमाल कर लेंगे। इधर आगे भी है भाई, जनरल एंट्री या डिस्पोजल अकाउंट जो भी कर रहे हैं, जनरल एंट्री कर रहे हैं तो उसमें यूज कर लेना, डिस्पोजल अकाउंट बना तो उसमें जनरल एंट्री या डिस्पोजल अकाउंट में इस्तेमाल कर लेंगे, ऐड नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, हमने कैश को ही नेट ऑफ सेल, नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा, हमारे गेन लॉस को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। कैसे करेगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो दो एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी, आसानी से ये काम हो जाएगा, याद रहेगा। अच्छा जी, ये इस सवाल के अंदर एक मामला था, एक मशीन हमने खरीदी थी और वो हमने बेची है, ठीक है, कोई मसला नहीं। एसेट की कॉस्ट तो वही है ना बेटा, हाँ नहीं, वो तो नया एसेट आ रहा है ना, हम तो जाने वाले एसेट की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल की कॉस्ट जरूरी तो नहीं है आने वाले एसेट की कॉस्ट के साथ ऐड हो। भाई आप जैसे एक्सचेंज के ट्रांसफर में फिर आप कोई बात कर सकते हैं, जाने वाले सिंपल डिस्पोजल में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ओल्ड एसेट में बेटा एसेट बातें ना किया करें आपस में यार प्लीज। एसेट अकाउंट में पड़ा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ही पड़ी, तो वही निकालोगे, एक चीज वहां पड़ी नहीं, वहां से निकाल कैसे रहे हो आप, ठीक है। एसेट खरीदते हुए डिस्पोजल की कॉस्ट थोड़ी ना ऐड कर ली थी आपने, वहीं पे पड़ी होगी, तो बस जो कहा है वो करना है, ओके। एसेट की कॉस्ट तो ओरिजिनल जिस दिन खरीदा था उस दिन वाली पर पड़ी होगी, वही निकालेंगे, उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सादा बात। डिस्पोजल कॉस्ट अगर आ जाए तो बस सेल प्रोसीड में से नेट करके जो पहले करते आ रहे हैं वही करते जा रहे हैं, ना एंट्री बदलेगी, ना लेजर बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है, ना वक्त बदलेगा, ना जज्बात बदलेंगे, ना हालात बदलेंगे, संडे नाइट की तरह से नहीं होगा जी। अच्छा जी, दूसरी बात, इस सवाल के अंदर एक और मसला भी था, और वो मसला क्या है कि एक मशीन हमने एक्वायर की है 1 जनवरी 14 पे, जिसकी बुक वैल्यू 31,935 है 1 जनवरी 17 पे, ठीक है। अब मसला ये है कि हमारा इस बुक वैल्यू से तो काम नहीं चलना, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है, तो मशीन के अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट ही निकल सकती है, क्योंकि जाने वाली मशीन की उसमें पड़ी ही क्या है, कॉस्ट। अगर हमने बुक वैल्यू ही माइनस कर दी यही वाली, तो ये तो सवाल क्या हो जाएगा, तो ये एक चीज है जो इस सवाल में सिखाई जाती है, शायद किसी और जगह पे एक आध बार इस्तेमाल हुई हो, वैसे ये करता नहीं है, बस सिंपली कॉस्ट दी होती है, ठीक है। या फिर बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन जाता है हमारा कैश फ्लो वगैरह के टॉपिक में, इस टॉपिक में कम से कम ये काम नहीं करता, लेकिन ये एक काम है तो सही, सीखने लायक, कर लें तो अच्छा है, ठीक है। तो क्या है जी, सवाल के अंदर दूसरा मसला, इस एक चीज मैंने ये सिखाई आपको यहाँ पे, डिस्पोजल कॉस्ट। दूसरा क्या है मसला इसमें मसला क्या है, हाँ नेट बुक वैल्यू गिवन है, ये मसला नहीं है, मसला ये है कॉस्ट गिवन नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट लिख दूं, ये ना डिस्पोजल कॉस्ट समझ लो, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और डिस्पोजल कॉस्ट
मिक्स ना कर दो। ये क्या है जी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इज नॉट गिवन। अब मसला क्या है, एसेट अकाउंट में पड़ी ही क्या चीज है, पड़ी ही क्या है, कॉस्ट। जब एसेट अकाउंट अलग और अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट अलग बनेंगे तो मतलब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे। तो फिर आते हुए भी कॉस्ट ने डेबिट होना होता है, तो जाते हुए भी कॉस्ट नहीं क्रेडिट होना होता है। तो कॉस्ट तो हमें चाहिए और कॉस्ट अवेलेबल ही नहीं। ठीक है, तो छोड़ो परे। अच्छा, हैंड आउट में एक सवाल डालना भूल गया, एक दो सवाल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वो सवाल आपको शुरू करा दूँ, यहाँ से देखते रहें, असगर को बुला लें, मैं कॉपीज करवा के आपको दे दूँ। ठीक है, इजाज़त है, ज़रा एक्स्ट्रा एक काम हो जाएगा, ज़रा मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँगा इस काम में। ठीक है, तो मैं भूल गया, अभी एकदम से मेरा दिल कर रहा है, हालांकि इस सवाल के अंदर भी ये काम हो सकता है डायरेक्ट, कोई मसला नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ कि दो सवाल पहले वो वाले करके आपको सिखा दूँ और उसके बाद फिर ये सवाल बोर्ड के ऊपर कर लें। ठीक है भाई, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होते थे दो हमारे, ठीक है, जिनमें वो कॉस्ट मिसिंग होती थी। इनकी ना पिक्चर, मैंने इनको लिख लो, इनकी ना कॉपी बस डायरेक्ट ही करा लो किताब से, और हैंड आउट जो है ना इनको देना है। मैं सवाल देख के बताता हूँ आपको, सवाल ढूंढने पड़ेंगे। ये इन्हीं के साथ छेड़खानी देखो लास्ट टाइम भी की थी। ये इनके साथ क्या लिखा मैंने, इंपॉर्टेंट। ये किताब बस आ गई थी ना, ज़रा लेट हो गई है किताब। ठीक है, कुछ तब्दीलियाँ सिलेबस में थी, तो ज़रा थोड़ा ज़्यादा काम उस पर करना पड़ा और कुछ मेरे आने की देर थी। तो ये 11वां और 12वां सवाल भी एक ही समय पे है, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का है। तो ये सवाल करते हैं फिलहाल, यहीं से आप देख लें। ठीक है, बोर्ड मिटा दें आप। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ें, मसला आपको समझ आ जाएगा। इस सवाल में सिर्फ प्योरली मैंने ये एक ही मसला डाला है, ताकि फिर वो सवाल के अंदर और चीज़ें पक्की हो जाती। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार होते चले जा रहे हैं, फटाफट करना है ये काम, क्योंकि मैंने आपको आज एस्टीमेट चेंज भी कराना है। अच्छा, ये भी हो सकता है एक चांस तानू होर देता जाए, जब वही काम जो करना है, जो मुश्किल काम था, वो मैंने अलग दो सवाल में करा देना है, स्ट्रेट लाइन से भी, रिड्यूसिंग बैलेंस से भी, तो फिर अकमल वाला सवाल एक ट्राई और तो मांगता है। क्या ख्याल है? जैसे है प्यार तो खून मांगता है ना जी। मिस्टर साद हैज प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट गिवन है 1 जनवरी 12 पे, और उसकी अक्यूमुलेटेशन भी गिवन है 1 जनवरी 12। मेथड कौन सा है जी? सीधी लकीर वाला मेथड। अच्छा, फॉलोइंग इज द एडिशन, इज ओनली एक एडिशन है, मेड फॉर द ईयर, और एडिशन आ गया 1 फरवरी 12 पे 70। ड्यूरिंग द ईयर आ प्लांट परचेज्ड ऑन पुरानी बात हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2012। एक मिनट है, सोल्यूशन को ही देख लूं कि किस डेट पर अज्यूम किया, क्योंकि इसमें सवाल में मिसिंग है ये फिगर। ये कौन सा सवाल नंबर था? 11वां था ना? मेरा एक मिनट देख लें, ताकि फिर मैं या चेंज कर दूं या इसको ऐसे ही लिख लें। WDV कितनी WDV गिवन थी? अब वो तो नजर भी नहीं आएगा। कौन सा सवाल था? 11, ये रहा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से चल रहा है, मैं यूं नहीं चलना चाह रहा। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, ठीक भैया, अज्यूम किया गया। ठीक है भैया, अज्यूम करना पड़ता है, यही अज्यूम करना पड़ना था, लेकिन मैंने कहा देख लूं फिर भी। 11वां सवाल ये, तो यहाँ पे अज्यूम क्या करना, मैं इसको जरा बेहतर कर लेता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज ऑन जकम हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000 एज ऑन 31 मार्च 12 इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 12। ये जरा ये अजम्पशन होती है खामोशी केस में, ठीक है ना, लेकिन मैंने जरा पहला सवाल था तो इसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, यानी जिस दिन बिका है उस दिन की बुक वैल्यू है। अब आपके वाले सवाल में पता है क्या मसला आना है? आप वाले सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको जो घर पे दोबारा सोचना पड़ेगा। मसला नहीं, उल्टा आसानी है, वो साल का पहला दिन बता रहा है। ठीक है,
तो साल के पहले दिन की बुक वैल्यू उसने दी हुई है तो कोई मसला नहीं, हम साल के पहले दिन की बुक वैल्यू से कॉस्ट निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। कैसे निकालने, तरीका तो वही रहना है, लेकिन वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये स्ट्रेट लाइन। कौन सा सवाल हुआ पड़ा? दोनों ही हुए पड़े। अब कितने गया यार? देखो भाई, बड़ी सादा सी वर्किंग है, ये मैं करवाऊंगा और सॉल्यूशन यहां से दिखाऊंगा, ठीक है। आपके पास एसेट की कॉस्ट है? आपके पास एसेट की कॉस्ट है? नहीं। एसेट की कॉस्ट आप कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। आपको एसेट की कॉस्ट चाहिए है या नहीं चाहिए? अच्छा, क्यों चाहिए है? क्योंकि एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किसने होना है? जरा सफा तैयार करते करते मैं थोड़ा टाइम पास कर लिए सवाल सूल करके। अब मामला कुछ ऐसे है, अगर मैं बात करूं तो डेट, डिस्क्रिप्शन, ऐसी तरह ये बना रहा हूं इस फॉर्मेट में, और एसेट। एसेट का नाम क्या है? प्लांट। बोलो, ये किस दिन खरीदा था प्लांट? ये किस दिन खरीदा था प्लांट? बताइएगा, ये प्लांट किस दिन खरीदा था? वो सर सवाल है ही नहीं हमारे पास, कैसे बताएं? मैं बताता हूं। ये प्लांट खरीदा था हमने 1 जुलाई 2009। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% और मेथड है सीधी लकीर वाला। तो 1 जुलाई 2009 पर हमने ये एसेट खरीदा। कितने का खरीदा? यही तो पता नहीं है, यही तो कोई बात नहीं, हम इसको परसेंटेजेस में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो कर सकते हैं, जिस दिन एसेट खरीदा था उस दिन उसकी कॉस्ट 100% थी। एम आई राइट? फिर जब आया ईयर एंड, हमारा क्या है सवाल के अंदर? ईयर एंड है 31 दिसंबर ही है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2009 जब आया होगा तो हमने डेप्रीशिएट किया होगा एसेट को 100 डिवाइडेड बाय, बोलो 100 डिवाइडेड बाय, है लाइफ नहीं गिवन, नहीं रेट है, ओके कोई बात नहीं, 100 इंटू 20%। लेकिन ये तो 6/12 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, बड़े इत्मीनान से आराम से सीखें इस चीज को, टेंशन नहीं लेनी, बस आराम सुकून से करते जाएं, क्योंकि सवाल का तो सोल्यूशन आपको मैंने दिखाया है, लेकिन काम की बात सिर्फ इतनी सी है। अब कितना आता है जी आंसर? 10 आया। बुक वैल्यू क्या आ गई? 90, सवारी 90 न 90, स्पीड 190 जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2010 आया होगा, एसेट एक साल मजीद एप्शेट हुआ होगा, 90 इंटू क्यों 100 क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 100 इंटू, लेकिन अब फ्रैक्शन नहीं लगना तो 20 की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी, ओके। अच्छा, बुक वैल्यू कितनी बन गई? ये किस दिन की बुक वैल्यू है? 31 दिसंबर 2010 की। लो जी, अच्छा अब हमारा साल रेलेवेंट है कौन सा? 12, हम 12 में हैं। और यार हल एक और साल चलो जी, फिर एक और साल गुजरा 11 वाला, 11 के एंड पे एसेट फिर डेप्रीशिएट हुआ और फिर 100 इंटू, बड़े आराम सीखना, जल्दी नहीं करनी हमने, ठीक है। शॉर्टकट भी है इसका, पता ही है स्ट्रेट लाइन में आपको शॉर्टकट था, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात तो समझ ले। रिड्यूसिंग बैलेंस में भी लंबी बात पहले करके शॉर्टकट करेंगे, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि कॉन्सेप्ट छोटा सा सिखाना है। सवाल तो आपसे ही करवाने हैं मैंने, लेकिन सवालों में नई चीज क्या है वो आराम से सीखे। मैंने एक सवाल पे जितना टाइम लगा उससे डबल टाइम में इसको सिखाने में लगाऊंगा। चीज छोटी सी है, सीखे कॉन्सेप्ट, ठीक है, सुकून से, जल्दी नहीं करनी जी। 31 दिसंबर 2011 की डेप्रिसिएशन आ गई तो फिर 50 रुपए बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2011। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी फिगर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अमाउंट का फॉर्मूला शायद आपने कभी जिंदगी में पढ़ा हो, वरना पढ़ा ही दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको कोई फिगर अगर गिवन है, गिवन अमाउंट है और परसेंटेज गिवन है, गिवन अमाउंट की भी और रिक्वायर्ड अमाउंट की भी, तो आप डिवाइड करेंगे गिवन अमाउंट को गिवन अमाउंट की परसेंटेज से और रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से। अब ये ना असल में आप लोगों का
इंट्रो का मामला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना जी। टैक्स में भी है, अच्छा ये कॉस्ट में भी है, ये हर जगह ही है, बचपन में पढ़ाया जाता है। असल में ये एक फॉर्मूला है, कोई सी जी, किसमें, उर्दू में भी है। जुगत लगाई है तुमने? नहीं नहीं, जुगत ही लगाई है तुमने। खड़े हो जाओ ना जरा, जरा देखना चाह रहे हैं हम फनकार को फनकार को देखना चाह रहे हैं हम, खड़े हो जाओ ना जरा। चलो बैठे रहो, अब इज्जत रख लेनी चाहिए, पर्दापोशी करनी चाहिए, हैं जी। तो अच्छा जी, अब देखो भाई, मैं अगर कहूं आपको कि मुझे रुपीस के अंदर प्लांट की कोई भी फिगर किसी भी दिन की निकाल दें, तो आप कहेंगे सर दो चीज़ें इकट्ठी तो नहीं मिसिंग हो सकती ना। आपने परसेंटेजेस तो निकाल ली, लेकिन आप किसी न किसी जगह पे तो खड़े ही होंगे बच्चों, आप किसी न किसी जगह पे तो खड़े होंगे ना। मसलन क्या, अपने सवाल भी चलते हैं, ठीक है जी। बुक वैल्यू 31 मार्च 12 पर वो कह रहा है 15,000 है। चलो आन दो, 31 मार्च 12, हमारे पास जिस दिन बुक वैल्यू गिवन है ना, हम अपनी परसेंटेज वाली फिगर को, यानी अज्यूम्ड फिगर को उस दिन तक लेके आएंगे। तो हमारा ये एसेट किस दिन बिका जी? 31 मार्च 2000। ये हमारा यकम जनवरी 12 है, यानी साल का पहला दिन है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती सवालों में। अब डेप्रिसिएशन की हमने 100 इंटू 20% इंटू 3/12, आंसर इज, ठीक है जी। अब जी 45, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 31 मार्च 2012 पर 45%। ये तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू है ना, जिसकी कॉस्ट हमने क्या अज्यूम की हुई है 100%। इसी सेम डेट के ऊपर बोलो, सवाल ने बुक वैल्यू दी हुई है रुपीस के अंदर, तो कितने रुपीस बुक वैल्यू गिवन है? 15,000 रुपए, ठीक है। अब क्या मैं 15,000 रुपए की फिगर और परसेंटेजेस डिफरेंट डेट्स की जो सामने है उनको यूज करके किसी भी दिन की कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बोलो, 15,000 मुझे गिवन है, उसकी परसेंटेज 45 है, इसको डिवाइड कर देना 45 से। अब रिक्वायर्ड जो भी है, आपको कॉस्ट रिक्वायर्ड है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, आपको 31 दिसंबर की बुक वैल्यू काटना वैसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, 70 से कर दें, 20 से करेंगे, इस साल की डिडक्शन आ जाएगी। यानी कि जिस 15,000 डिवाइडेड बाय ये गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट को डिवाइड कर दें गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, और इस पूरी लिस्ट में किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। कोई मसला इसमें? कोई मसला? ये किसी ने सबसे पहली बार जिंदगी में देखा हो, आज पहली बार जिंदगी में इसको देखा हो, ये फॉर्मूला इस तरह का, समझ आ गया? नहीं आया समझ? पहली बार देखा हो हाइब्रिड में, इधर हैं कुछ बच्चे, पहली बार देखा हो, ओके समझ आ गया तो हाथ नीचे कर लें, ये नहीं तो याद कर लें फॉर्मूला सही है। अब देखो भाई, हमें क्या चाहिए इस सवाल में? कॉस्ट चाहिए, क्योंकि स्टेप 1 क्या होता है? जाने वाले कॉस्ट बता। हम कहते होते थे वो कॉस्ट बता देते थे, हम एसेट को हमसे क्रेडिट कर देते थे, आज वहीं तो फंस गए। तो कोई बात नहीं, निकाल ली कॉस्ट। तो ये वर्किंग किस लिए की है? हमारे सवाल में एसेट की कॉस्ट मिसिंग थी, लेकिन दो चीजें अवेलेबल थी, एक डेट ऑफ परचेज, दूसरा रेट ऑफ डेप्शन और मेथड, रेट और मेथड, ठीक है ना। यानी कि डेप्शन कैसे करनी है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस से क्या रेट है, एक ये पता था और दूसरा डेट ऑफ परचेज पता थी। ये दो बातें पता हो तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं अगर सवाल में मिसिंग ना हो। लेकिन कब? जब किसी एक लेवल पे बुक वैल्यू गिवन, ये इस दिन की भी बुक वैल्यू हो सकती थी। आपका जो सवाल अब अकमल वाला एकदम से मैंने होमवर्क में कर दिया ना, करवाते करवाते फिर होमवर्क में, ये असल में करवाने के बाद होमवर्क में दिया जाता है, लेकिन छेड़ने के लिए दे दिया था। कोई नहीं, खैर है, क्या हो गया, डिस्पोजल आता है, एक्सचेंज नाम से हम सुना हुआ था चीजों का, लेकिन बीच में डिस्पोजल कॉस्ट आ गई। अब कोई ना कोई हाथ में तो मारने की आदत होनी चाहिए ना, ऐसे पर्चे में हो जाए तो थोड़ा दलेर तो बनना चाहिए। कोई छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप छोड़ूंगा, यानी कि थोड़ा सा तंग तो करता रहूंगा ना आपको, ठीक है। अब देखो, बुक वैल्यू गिवन हो और डेट ऑफ परचेज गिवन हो तो हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये जनाब कह लो ये वर्किंग 1 है, ये क्या है जी, मेरी वर्किंग 1। आज मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ गई यहां पर। अब ये देखो जी, 15,000 गिवन अमाउंट है,
बोलो इसकी परसेंटेज क्या है, तो डिवाइड कर दो इसको 45 से, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 333, अच्छा पेंटा 3, मतलब मेरे वर्गे पेंडू बंदे ਨੂੰ पेंटे च फसा दो हैं, कभी तो टेट्रा कहने लग जाओगे। अब क्या बता मुझे गरीब आदमी को, हैं जी पेंटा क्या होता है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, मुझे इसके अलावा इधर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत फिलहाल तो कोई नहीं है, मैंने वैसे ही इसको सांप बना दिया, यहाँ पर ज़रूरत नहीं, आपने नहीं ऐसे करना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक तो स्टेप 1 में कॉस्ट डालने के लिए फिगर चाहिए थी, वो भी मिल गई। स्टेप 2 में मुझे क्या चाहिए होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो वो भी निकल सकती है यहीं से, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, देखो रुपीज में ही कहानी चलानी, ये तो परसेंटेज वैसे ही कैलकुलेशन के लिए निकाली थी हमने। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कॉस्ट पेंटा 3 माइनस बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल की 15,000, तो बुक वैल्यू निकल गई तो 12,000। अच्छा डांगा काट लो जी, तो ये सवाल अब आपका हो जाएगा, इसमें बचा क्या है, बड़े शोखे हो गए और हो जाएगा, बचा क्या है, एहसान कर रहे हो मेरे पे। अब मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग काफी लंबी होगी है, कितनी देर की होगी, तो इस पार्ट 1 को यहाँ क्लोज कर दें ताकि पार्ट 2 फिर ये ना मैं 1 घंटा 15 मिनट का पार्ट 2 करने के लिए आपको, ओह सॉरी, तो पार्ट 1 यहाँ क्लोज करें। लेकिन ये पार्ट 1 क्लोज होते होते और पार्ट 2 शुरू होते होते ये लंबी की बजाय शॉर्टकट वर्किंग से भी ये काम कर लें, जरा जल्दी से जल्दी करें।